नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी का ये तीसरा चैप्टर है और इसके पहले हम 2 चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं। इसमें पहला है आपका हिंदी का में भाषा का विकास और दूसरा है आपका वर्णमाला। तो आज का जो चैप्टर है आपका वो है आपका विराम चिन्ह। तो जब हम विराम चिन्ह की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना। अगर हम इसको आसान भाषा में समझते हैं तो जब भी हम भाषा को लिखने में रुकावट या फिर विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो विराम चिन्ह का जो प्रयोग है किसी भाषा या उसके भावों में स्पष्टता लाने के लिए, या फिर हम ये बोलें कि जो आपका लेखक है उसके विचारों को समझने में आसानी हो, इसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो, इसके लिए हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे ये आपका पहला एग्जाम्पल है, इसको पढ़ते हैं, रोको मत जाने दो। जब भी आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगी कि इसमें करना क्या है, किसी को रोकना है या फिर जाने देना है। अगर वहीं ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, रोको मत जाने दो। अगर मैं यहाँ पे किसी विराम चिन्ह का प्रयोग कर देता हूँ, सपोज दैट कि यहाँ पे मैं अल्प विराम का प्रयोग कर देता हूँ, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रोको मत जाने दो। अर्थात इससे इस वाक्य का एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जो पर्सन यहाँ से जा रहा है उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। अगर वहीं हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं और मैं यहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे कर देता हूँ, तो इस वाक्य का जो मतलब है पूरा ही बदल जाता है। कैसे? रोको मत जाने दो। अर्थात यहाँ पे जिस बंदे को रोका जा रहा था, अब यहाँ पे उसी बंदे को जाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हो ना कि कैसे आपके जो विराम चिन्ह हैं वाक्य के अंदर अपने एक अलग रोल निभाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में, तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो विराम चिन्ह हैं आपके वो 20 हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका अल्प विराम। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, तो इसका हम जो प्रयोग करते हैं किसी वाक्य के मध्य में रुकने के लिए या फिर उसे थोड़ा अलग करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, रोको मत जाने दो। तो इससे भी आपको एक स्पष्टता आ रही है कि जो पर्सन जा रहा है उसको रोको मत, उसे जाने दो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अर्धविराम। तो जब किसी वाक्य को कहने के लिए आपको अल्पविराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, तो वो आपका अर्धविराम होता है वहाँ पे। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य के बीच कोई योजक चिन्ह ना हो, तो हम वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि मैं स्कूल से आया, भोजन किया और खेलने निकल पड़ा। ये पड़ा होगा, पढ़े नहीं। तो मैं स्कूल से आया, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। भोजन किया स्वतंत्र हो सकता है, खेलने निकल पड़ा ये भी एक स्वतंत्र है। जब भी एक से ज़्यादा स्वतंत्र वाक्य आ रहे होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग है किसी भी वाक्य के पूरे होने की स्थिति में करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह
एक अंग्रेजी भाषा का चिन्ह है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है और इस चिन्ह का प्रयोग हम कहीं न कहीं संदेह प्रकट करने के लिए कर रहे होते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, अर्थात यहाँ पे हमको संदेह है कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है। तो जब भी हमको संदेह अपना व्यक्त करना होता है तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग है वो हम तब करते हैं जब हमें किसी अन्य व्यक्ति के सामने हर्ष यानी अपनी खुशी, घृणा या फिर आश्चर्य आदि को दिखाना होता है, तो हम वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हो। वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। तो आपके अंदर एक आश्चर्य वाला भाव आता है। उस भाव को प्रकट करने के लिए हम हिंदी भाषा में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट में बात करता हूँ उद्धरण चिन्ह के बारे में। तो उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वो हम किसी अन्य व्यक्ति के वाक्य या फिर उसके शब्दों को ज्यों का त्यों कोट करते हैं, ज्यों का त्यों उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विवेकानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये जो वाक्य है वेदों की ओर लौटो, ये जो वक्तव्य है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया और इसका प्रयोग हम आज कर रहे होते हैं, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं योजक चिन्ह के बारे में, तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग है वो दो शब्दों के अंदर स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है और इसके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब भी हमको किसी पद या किसी शब्द को दोहराना हो, जैसे हमको लिखना है दो दो, तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। वही हम बोलते हैं कि लाभ और हानि, तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रभक्ति के बारे में, तो राष्ट्र और भक्ति, वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी बनती है जब भी आप किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हो, तो वहाँ पे भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। चेहरे की जो तुलना है वो चाँद के साथ हो रही है, तो यहाँ पे हम जो योजक चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब भी एक अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आए, तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रुपया, पैसा, आन वन। नेक्स्ट आता है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशन चिन्ह का जो प्रयोग है हम किसी का कथन लिखने या बोलने या फिर किसी का विवरण लिखने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मोहन बोला मैं अभी आया हूँ। तो ये जो चिन्ह है आपका कब प्रयोग किया गया? जब उसने कोई वक्तव्य बोला। तो जब भी हमें किसी का वक्तव्य लिखना होता है तो उसके आगे हम निर्देशन या निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोष्ठक। तो कोष्ठक प्राय वो चिन्ह होते हैं जो वाक्यों के अंदर जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जब भी आपको कोष्ठक दिखेंगे तो वो एक जोड़े के अंदर, तो जब भी ये प्रयोग होते हैं तो एक जोड़े के साथ होते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है वो एक पद को दूसरे पद से अलग रखने के लिए होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब आपको एक वाक्य के अंदर दो शब्द को रखना होता है जिनके अर्थ समान हैं, तो वहाँ पे हम कोष्ठक का जो प्रयोग है कर रहे होते हैं। इसको आप
एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपकी सामर्थ्य ब्रैकेट में शक्ति को मैं जानता हूँ। देखो यहाँ पे जो सामर्थ्य का जो अर्थ है वो शक्ति से ही है, और शक्ति यहाँ पे भी खुद एक पद का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हमको कोई भी पद रिपीट करना होता है जिसके अर्थ समान है, तो वहाँ पे हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उपविराम। तो उपविराम का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ पे किसी विषय या किसी वस्तु के बारे में हम बता रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इंद्र के अनेक नाम हैं, और यहाँ पे ये उपविराम चिन्ह लगा हुआ है। उनके नाम कौन कौन से हैं? सुरपति, पुरंदर, देवराज आदि। तो ये सभी आप जो है इंद्र के नाम हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें वहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। और नेक्स्ट आता है आपका विवरण चिन्ह। जब भी किसी भी कथन के लिए हमें विस्तार देना होता है तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे वनों से निम्न लाभ हैं, तो जब भी हमें वनों के लाभ लिखने होंगे तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी वाक्य के अंश को या फिर किसी शब्द को या फिर किसी पद को हमें बार बार रिपीट करना होता है, तो हम उस पद के बजाय हम पुनरुक्ति जो चिन्ह है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक लाइन लिखनी होती, राम रामो रामा, तो यही लाइन आपको बार बार रिपीट करनी होती है ऐसे करके। तो वहाँ पे आप जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग कर सकते हो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका लाघव चिन्ह। तो भाषा में जब किसी शब्द या किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप देना होता है तो वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे लिखना है शॉर्ट में कि उत्तर रेलवे, तो इसको मैं सीधे सीधे उ और रे, इसके बीच में और पीछे में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह का जो प्रयोग है वो हम तब करते हैं जब हमें किसी वाक्य के अंदर कुछ चुनिंदा शब्दों को छोड़ना होता है, तो वहाँ पे हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत की राजधानी डैश 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 है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह वो होते हैं जब किसी भी वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को उच्चारण करने में अन्य शब्द की अपेक्षा में आपको अधिक समय लगता है, तो वहाँ पे आपको दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करना होता है या फिर किया जाता है वहाँ पे। और इसके लिए हम जो इंग्लिश का लेटर है एस, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका चौपाइयाँ। तो जब भी हम चौपाइयों की मात्राओं को गिनते हैं तो वहाँ पे हम दो मात्राओं के लिए एस का प्रयोग कर रहे होते हैं और सिंगल मात्राओं के लिए आई, कैपिटल आई का प्रयोग कर रहे होते हैं या फिर फर्स्ट या वन का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और चिन्ह हैं जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अलावा आपका पाद चिन्ह जो कि आपका एक हाइफन की तरह होता है। दूसरा आपका पाद बिंदु जो कि आपका डिवाइड की तरह होता है। नेक्स्ट है आपका हंसपद। देखो हंसपद का जो प्रयोग है जब हम तब करते हैं जब हमको किसी एक वाक्य के लिए लिखना होता है और हमें पता चलता है एक वाक्य को लिखने के बाद कि इसमें कुछ था जो मुझे लिखना था, तो हम उसके लिए वहाँ पे हंसपद का प्रयोग कर सकते हैं और जो भी छोटा होता है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टीका सूचक चिन्ह जो कि इस तरह के होते हैं।
और नेक्स्ट है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। तो ये जो होता है ये आपका इक्वल या बराबर होता है। और सबसे लास्ट आता है आपका समाप्ति सूचक। तो ये आपका इस तरह से होता है। तो ये आपका इस तरह का होता है। इसके अलावा ये एक इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये सभी आपके समाप्ति सूचक चिन्ह होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक आपके लिए, और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला वो क्वेश्चन है आपका, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी ठहरना या रुकना, या ऑप्शन सी वाक्यों का दोहराव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका बी, ठहरना या रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उद्धरण के लिए, ऑप्शन बी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, ऑप्शन सी त्रुटि सुधार के लिए, या ऑप्शन डी अभिवादन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम, या ऑप्शन डी अल्पविराम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो आपके चारों सेम है, बट आपको यहाँ पे जो कौन सा विराम चिन्ह सही लिखा है, सही लगा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी। इसमें जो प्रयोग किया गया है वो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। नेक्स्ट है आपका, ब्रैकेट के अंदर ये जो चिन्ह है आपका वो किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी योजक, या ऑप्शन डी लोप निर्देशक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी हंसपद या त्रुटिपूरक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए कम संख्या दर्शाने के लिए, ऑप्शन बी वाक्य की त्रुटि दूर करने के लिए, ऑप्शन सी किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, या फिर ऑप्शन डी वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अल्पविराम, ऑप्शन बी पूर्णविराम, या ऑप्शन सी अर्धविराम, या फिर ऑप्शन डी हंसपद विराम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, पूर्णविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। ऑप्शन ए उपविराम, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी प्रश्न विराम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए, उपविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, या फिर ऑप्शन बी उद्धरण, या फिर ऑप्शन सी अल्पविराम, या ऑप्शन डी पूर्णविराम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।